हाँ जी, गुरु नोट्स फिर वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने राजस्थान की स्थिति और विस्तार को कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु इसकी उत्पत्ति किससे हुई। तो इसकी उत्पत्ति एक आपके अरबी भाषा का शब्द होता है क्लाइमा। ठीक है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई? क्लाइमा से हुई, जो कि अरबी भाषा का शब्द है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है। जब भी वायुमंडलीय जो दशाएं होती है ना, अगर लंबे समय तक चेंज नहीं होती है तो उसको अपन कहते हैं ये एक जलवायु है। ठीक है, जैसे लंबा समय क्या मान सकते हैं, 3 से 4 साल तक मान सकते हैं। ठीक है, तो लंबे समय तक चलने वाली वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। लंबे समय तक चलने वाली वायुमंडलीय दशाएं, लंबे समय तक चलने वाली वायुमंडलीय दशाएं, तो इसको अपन क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ठीक है, बात करें राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु है और भारत में किस प्रकार की जलवायु है, तो एक बार अपन क्या करते हैं, इस ग्लोब के थ्रू कटिबंध को देखते हैं। जो जोन होते हैं, अलग अलग जोन में, ये जो ग्लोब है इसमें अलग अलग जोन में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन कटिबंध है ना, ये जो जोन है, ये इन जोन का नाम देते हैं। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट जोन है इसको कहते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, शीत कटिबंध। नाम मैं जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ वैसे तुम लोग भी करना, ताकि बहुत ईजी में याद रहेगा। तो सबसे पहले है ये शीत कटिबंध, उसके बाद इसका बड़ा रूप होता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उसके बाद हो गया शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, फिर क्या करो, इस वाले एरिया को तुम छोड़ दो, अभी छोड़ दो, बाद में याद करेंगे ना इस वाले एरिया। फिर ऊपर वापस देखेंगे तो देखो, सबसे नीचे शीत, तो सबसे ऊपर वापस शीत कटिबंध। ठीक है, शीत कटिबंध। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है? शीतोष्ण कटिबंध, वापस शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, अब बात करते हैं इस एरिया की। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है, इस पूरे एरिया को अपन कहते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि अधिकतर इस कटिबंध के अंदर गर्मी होती है, इसलिए इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, चलिए, तो एक बार देखो कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच का जो कटिबंध होता है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य को जो क्षेत्र होता है उसको अपन कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ये देखिए, ये सारा का सारा शीतोष्ण कटिबंध है। ये देखिए, 23.5 से 66.5 हो गया। फिर नीचे भी अगर दक्षिण में आए तो ये भी 23.5 से 66.5 हो गया। बात करते हैं ऊपर 66.5 से 90, ये हो गया शीत कटिबंध उत्तर में, और दक्षिण में भी 66.5 से 90 वापस हो गया ये शीत कटिबंध। कटिबंध समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांश वाली। ठीक है, यहाँ से ये गुजर रही है। ठीक है, तो लगभग राजस्थान लगभग कौन से कटिबंध में? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को छोड़ के लगभग ये शीतोष्ण कटिबंध में है। तो राजस्थान का जो कटिबंध है वो शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, बात करें कि अगर एग्जाम में है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा कौन से कटिबंध में है, तो आपको लिखना है उसमें ये जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस में आता है? उष्ण कटिबंध में। तो यहाँ अगर एग्जाम में आए तो आपको डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस में लिखना है? उष्ण कटिबंध में। ठीक है, बात करते हैं भारत कौन से कटिबंध में। तो भारत लगभग इस तरह से है, ये इस तरह से भारत फैला हुआ है। ठीक, तो वैसे तो आरपीएससी ने जो माना हुआ है वो उष्ण कटिबंध को माना हुआ भारत में, क्योंकि भारत में अधिकतर टाइम में गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंध ने आरपीएससी को माना है उष्ण कटिबंध। लेकिन बात करते हैं कि अगर एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन में उष्ण कटिबंध नहीं मिले तो क्या किया उन्होंने कि यहाँ से 23.5, 0 और 23.5 के बीच में एक लाइन और निकाली, 66.5 और 23.5 के बीच में फिर एक लाइन और निकाली, और इस कटिबंध को, ये जो बीच वाला एरिया है भारत वाला, इस कटिबंध को उन्होंने कहा उपोष्ण कटिबंध। क्या कहा? उपोष्ण कटिबंध। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इसको उपोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है, उपोष्ण कटिबंध। ठीक बात है। चलिए, अब बात करते हैं मौसम संबंधित सेवाओं की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी। तो 1875 में मौसम संबंधित सेवाओं की शुरुआत हुई थी। वो हुई थी शिमला से। उस टाइम शिमला उसका वहाँ जो हेड ऑफ क्वार्टर था इसका शिमला में था, और अभी वर्तमान में कहाँ है? पुणे के अंदर है
जो कि अभी महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, चलिए। सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ कहाँ आती है? ध्यान रखना, हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ कहाँ आती है? श्री गंगा नगर और हनुमानगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। चलिए, बात ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो हवाएं जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी विंड, हवाएं, कोई भी चीज़ हो ना, उसका फ्लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की होता है। जैसे पानी अगर अपन देखेंगे ना, तो वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है। हवाएं भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, हाई प्रेशर का मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी है उस जगह जो कण है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बात करते हैं जो ताप होता है, टेम्परेचर। ठीक है, इसको ताप बोलते हैं, पर जो ताप होता है वो वायु दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो पी है वो क्या है? वायु दाब है। ताप किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों? वायु दाब के व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान रखना कि एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप बात करें कि उत्तरी अक्षांश में सबसे गर्मी मान लीजिए किसी जगह पड़ती है, तो वहाँ पर दाब कितना होगा? तो दाब सबसे कम होता है। इसका इन्वर्सली आपको पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें सूर्य की तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है और सीधी किरणें कहाँ पड़ती है। देखिए, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर बात करें, ये अगर मैं छोटा सा राजस्थान का मैप बनाऊँ, यहाँ पे ये हो गया, एक राजस्थान का मैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सही अच्छा है। ठीक है, जो ठीक है, ज़्यादा मेरे को तो समझाना है। ठीक है, सबसे सीधी जो किरणें होती है सूर्य की, वो आपके पड़ती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ध्यान रखना, बेसिकली बांसवाड़ा आता है इसमें। सबसे सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? आपके बांसवाड़ा में पड़ती है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि सबसे तिरछी किरणें, यानी कि अगर यहाँ से इधर जाऊँ तो यहाँ तिरछापन बढ़ता जाएगा। ये देखिए, तो सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी? गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे तिरछी किरणें पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या आती है? सर्वाधिक धूल भरी आंधी आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि सूर्य की सबसे तिरछी किरणें वहाँ पड़ रही है, यानी वहाँ का जो तापमान है सबसे कम है। ठीक है, तो बात करते हैं सूर्य की सबसे तिरछी किरणें अगर बांसवाड़ा में पड़ रही है, सॉरी, सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है, तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पड़ेगी। अब मैंने बोला था कि यहाँ पर सर्वाधिक धूल भरी आंधी आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो कम हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है। ठीक है, यानी अगर तापमान कम है वहाँ का, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तापमान कम है, यहाँ मैंने क्या बोला? अगर तापमान जहाँ ज़्यादा होगा तो P वहाँ कम होगा, अगर तापमान जहाँ कम होगा तो P वहाँ ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर तापमान कम है तो प्रेशर वहाँ पर सबसे ज़्यादा ही होगा, और अगर सबसे ज़्यादा प्रेशर वहाँ है तो हवाएं बेसिकली श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से फ्लो होती है और नीचे की ओर आती है। ठीक है, इसका रीजन समझ में आ गया आपको? चलिए, सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में, तिरछी किरणें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में। और बात करें अगर अपन ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, इस 0 डिग्री अक्षांश से अगर अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं ना, ध्रुव यानी N, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो अगर ध्रुवों की ओर चलते हैं तो आपका जो सूर्य का जो तिरछापन है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, अभी आज के इस वीडियो में अपन ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अगले वीडियो में अपन फिर मिल देंगे और अपन इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे जलवायु का। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों को भी बताना। थैंक यू सो मच।